ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 10, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। टॉपिक है मेरा 18 नंबर, डेटाबेस लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एक लैंग्वेज होता है SQL, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो SQL मेन मेरा लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस। अब इसी का बहुत सारा क्वेरी होता है, ठीक है, जैसे क्रिएट होता है, सेलेक्ट होता है, डिलीट होता है, अपडेट होता है। तो उसको अलग अलग हम लोग बांट सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको बांटते हैं DDL में। अब यहाँ पर से आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये इस सब की जो भी है की इसका फंक्शन पूछेगा, और ठीक है इसका फुल फॉर्म पूछेगा बस। बाकी किस कौन सा DDL में क्या होता है, सबसे पहले देखो DDL होता है तो इसका जो फुल फॉर्म होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यहाँ पर क्या होता है ना कि कभी भी कोई भी हम डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, इसमें डेटा को डिफाइन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग वर्ड का यूज करेंगे क्रिएट। तो हम लोग MySQL खोलेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, और इस डेटाबेस का नाम दे देंगे, बाय द वे कि नाम दे दिए स्टूडेंट का डेटाबेस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट हम लोग क्या करें, एक डेटाबेस को डिफाइन कर रहे हैं कि हम एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, एक डेटाबेस बना रहे हैं जहाँ पर हम लोग स्टूडेंट का डाटा को स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्रिएट। तो क्रिएट का यूज किस लिए होता है कि किसी भी चीज को क्रिएट करता है, ये बनाता है। जैसे डेटाबेस को बनाएगा, टेबल को बनाएगा। अगर हमको ये यहाँ पर अगर हम डेटाबेस के जगह अगर हम लिख देंगे टेबल, क्रिएट टेबल, ठीक है, तो क्या करेगा कि ये टेबल को क्रिएट कर देगा, ठीक है, एक डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर देगा। तो क्रिएट कोई चीज बनाने के लिए हम लोग डेटाबेस बनाते हैं या टेबल बनाते हैं। दूसरा अल्टर। अल्टर का मतलब होता है चेंज। ये जैसे कुछ भी आपने टेबल बनाया, ठीक है, अब उसमें रो दिया, कॉलम दिया, उसको आपको चेंज करना चाहते हो, जैसे 3 रो 4 रो 5 रो, या कुछ चेंज करना चाहते हो तो अल्टर का हम लोग यूज करते हैं। अब होता है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है कि आपने जो टेबल बनाया उस पूरा टेबल को ही डिलीट करना है, तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे बाय द वे टेबल को डिलीट करना है, कोई पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है या कॉलम को डिलीट करना है, तो हम लोग ड्रॉप का कमांड का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग कर देंगे ड्रॉप, ठीक है, टेबल। और टेबल का नाम बाय द वे हमने दिया था यहाँ पर, जैसे ये कर दिया ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम हमने दिया था ABC नाम का एक टेबल दिया था, उसको ड्रॉप कर देगा मतलब डिलीट कर देगा। ट्रंकेट, ये क्वेश्चन पूछा है। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है, ये ट्रंकेट जो कमांड होता है इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि डिलीट डाटा इनसाइड द टेबल, किसी टेबल के अंदर। बाय द वे कि मेरा एक टेबल था, ठीक है, एक टेबल था ऐसे, यहाँ पर नेम था, रोल नंबर था, फोन नंबर था, ईमेल था, इसके अंदर बहुत सारा डाटा भरा हुआ था। तो ये पूरा डाटा को डिलीट करता है। गौर करना, ये सिर्फ डाटा को डिलीट करता है, टेबल को डिलीट नहीं करता है। डिलीट डेटा इनसाइड द टेबल एंड डिलीट ऑल रोज इनसाइड द टेबल। और यहाँ पर भी जो रोज था ना उसको भी डिलीट कर देगा, लेकिन टेबल को डिलीट नहीं करता, बट नॉट द टेबल, ठीक है। ये जो ट्रंकेट है वो डेटा को डिलीट करेगा टेबल के अंदर, लेकिन टेबल को डिलीट नहीं करता है। रीनेम, बाय द हमने एक टेबल बनाया या हमने एक डेटाबेस बनाया जिसका नाम था स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट नाम का जो डेटाबेस है इसको चेंज करना है, इसका नाम बदल के टीचर कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग रीनेम का यूज करेंगे, रीनेम डेटाबेस टीचर, ठीक है, तो वो टीचर हो जाएगा। तो ये मेरा ये सब किस में आता है, DDL। इतना डिटेल आपसे नहीं पूछेगा, DDL का डिफिनेशन पूछेगा और इसका फंक्शन पूछेगा। दूसरा होता है DML। DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी को चेंज करना, किसी में परिवर्तन करना को मैनिपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेटा को इंसर्ट करना, देखो अब हम लोग टेबल बना लिए, डेटाबेस बना लिए, टेबल बना लिए, अब उसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। तो टेबल में इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट के थ्रू हम लोग कुछ भी डालते हैं। जैसे यहाँ पर टेबल था तो इंसर्ट के थ्रू क्या करेंगे, नाम डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे, ठीक है, ये इंसर्ट के थ्रू हम लोग डालते हैं। उसके बाद अपडेट, अगर आपने नाम, फोन नंबर, ईमेल वगैरह सब डाल दिया, आपको फोन नंबर चेंज करना, अपडेट करना है, तो अपडेट कमांड के थ्रू हम लोग अपडेट करते हैं। डिलीट,
अगर हमको पूरा अपना रो को डिलीट करना है या नेम को डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट कमांड के थ्रू डिलीट करते हैं। सेलेक्ट, अब बाय द वे आपको कुछ सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट हम लोग यूज क्यों करते हैं कि जैसे हम लोग एक डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिए, अब सेलेक्ट करने के बाद हमको, जैसे बहुत सारा डेटाबेस मेरे पास बना हुआ है, ठीक है, बहुत सारा टेबल बना हुआ है, तो रवि का इंफॉर्मेशन हमको टेबल नंबर 22 में डालना है, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट टेबल 22, उसके बाद इंसर्ट रवि, ठीक है। तो टेबल 22 में रवि का डाटा इंसर्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट हम लोग किसी को सेलेक्ट करते हैं, किसी भी टेबल को या डेटाबेस को। तो डीएमएल होता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इस सब का आपको फंक्शन पूछेगा ये, ठीक है। उसके बाद तीसरा है मेरा डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब देखो, अब कोई भी डेटाबेस है उसको कंट्रोल करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बाय द मैं एक डेवलपर हूँ, ठीक है, मैंने डेटाबेस बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एक जूनियर है, मैं उसे भी कंट्रोल दे दूँ, बोलूँ ठीक है तुम ऐसा करो, मेरा डेटाबेस को भी देख लेना, तुम ओपन कर सकते हो, तो मैं उसको कंट्रोल दे रहा हूँ, तो उसको ग्रेंट दे रहा हूँ, मतलब डाटाबेस चलाने का दूसरों को अनुमति दे रहा हूँ। तो ग्रेंट कमांड के थ्रू कोई और भी डेटाबेस को चला सकता है। रिवोक, रिवोक का मतलब होता है कि जो हमने अनुमति दिया था, ठीक है, वो अनुमति में वापस ले रहा हूँ, मतलब अब तुम मेरा डाटाबेस को नहीं चला सकते हो, तो अनुमति वापस ले लेना। तो ये इसका, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, और ये इसका फंक्शन पूछ सकता है। फिर एक होता है DQL, डाटा क्वेरी लैंग्वेज, DCL, TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तो ये फुल फॉर्म पूछता है। उसके बाद यहाँ पर एक होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है जो डेटाबेस जो समझता है, SQL इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर एक होता है ODD, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ठीक है। अब ये क्या होता है ना कि जैसे बहुत सारा जो सॉफ्टवेयर आज के डेट में बन रहा है, ठीक है, वो हाई लेवल लैंग्वेज पे बन रहा है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे मेरा जावा हो गया, C# हो गया, ये सब उप्स कंसेप्ट पे बनता है। उप्स कंसेप्ट मतलब OOPS, ये सब याद रखना, हर एक वर्ड को याद रखना है। OOPS, उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे जावा हो गया मेरा, C# हो गया, ठीक है, जावा, C#, ये सब जो है वो सब उप्स, ठीक है, ये उप्स कॉन्सेप्ट पे चलता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो उसी तरह ये इसी उप्स कॉन्सेप्ट पे कुछ कुछ डाटाबेस भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ठीक है, इसके लिए हमको OQL मतलब ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के लिए हमको OQL मतलब ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। यहाँ हमें बस एक चीज याद रखना है कि OOD में, ये OOD में जो भी इसमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, OOD मतलब मेरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ठीक है। तो OOD में जो भी मेरा डेटा होगा, ठीक है, जो भी डेटा होगा वो किसके फॉर्म में होगा, ये ऑब्जेक्ट और क्लास के फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्ट और क्लास के फॉर्म में होता है। ये बहुत ज्यादा डीप हो गया, तो आपको ये समझना नहीं, अब बस आप याद कर लो। उप्स कंसेप्ट बहुत डीप होता है, तो ये आप जान लो कि OOD ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में जो डेटा होता है वो ऑब्जेक्ट और क्लास के फॉर्म में होता है। बस ये लाइन आप याद कर लो। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 19, डाटाबेस से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स। चलो, हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर DBMS टर्म्स, कुछ कुछ टर्म्स को हमें देखना है। जैसे एक हमने टेबल बनाया है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका अपना डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर वो नेम लिखता है, बच्चों का रोल नंबर लिखता है, एड्रेस लिखता है, ईमेल लिखता है, और कौन सा कोर्स के लिए उसने इनरोल किया, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, ठीक है, उस कोर्स का ID लिखता है। ये मेरा हो गया, ठीक है। तो रिलेशन किसको बोलते हैं, एक ऐसा टेबल जो रो और कॉलम का बना हो उसे रिलेशन कहते हैं। रो का मतलब ये इसको रो बोलते हैं, ठीक है, और कॉलम ये, इसको कॉलम बोला जाता है, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, अ टेबल ऑफ रो एंड कॉलम, एक ऐसा टेबल जो रो और कॉलम का बना हो। टपल, टपल का मतलब होता है रो, ठीक है, ये इसको टपल बोलते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम,
इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं या कॉलम बोलते हैं। अब डिग्री, डिग्री मतलब होता है एट्रीब्यूट या कॉलम की संख्या। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5, तो इस टेबल का जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। कार्डिनलिटी मतलब रो की संख्या, इसमें रो कितना है, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा है 1 2 3, इसका कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा मेरा, 3। ठीक है, तो ये मेरा होता है डिग्री और कार्डिनलिटी। डिग्री मतलब होता है कॉलम की संख्या और कार्डिनलिटी मतलब होता है रो की संख्या। अब यहाँ पर मैं कुछ की के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बाय द वे मैंने टेबल लिखा। ठीक है, नेम अमित, सुमित, मोहन, सोहन, रोहन, कवि। ठीक है, अब यहाँ पर 2 अमित भी हो सकता है, एक क्लास में 3 अमित भी हो सकता है, 2 राहुल हो सकता है, 3 राहुल हो सकता है, लेकिन रोल नंबर सबका अलग अलग होगा। रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर कॉमन नहीं होगा। या तो आप जैसे एसएससी का एग्जाम देते हो, 1 लाख कैंडिडेट ने रेलवे का फॉर्म भरा, आपने रेलवे का एग्जाम दिया, 1 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, तो 1 करोड़ में बहुत सारा अमित मिल जाएगा, बहुत सारा राहुल मिल जाएगा, बहुत सारा मदन मिल जाएगा, लेकिन रोल नंबर सभी का यूनिक होगा। तो वैसा कोई भी कॉलम या रो, ठीक है, वैसा कोई भी रिकॉर्ड जो एकदम यूनिक होता है, उस रिकॉर्ड को बोलते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की किसको बोलते हैं, वैसा कोई भी रिकॉर्ड, एक विशेष पहचान वाला रिकॉर्ड। जैसे आपका बाय द वे कि बैंक में अकाउंट नंबर लिखा है, तो बहुत सारा नाम होगा, यहाँ पर नेम है, यहाँ अकाउंट नंबर है, लेकिन सबका अकाउंट नंबर यूनिक होगा, सबका रोल नंबर यूनिक होगा, सबका मोबाइल नंबर यूनिक होगा। तो इस तरह का जो भी विशेष पहचान वाला रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी की। अब ये प्राइमरी की मेरा हो गया, ये इसको छोड़ के बाकी जो भी बच गया उसको बोलेंगे सेकेंडरी की। प्राइमरी की को छोड़ के जो भी बच गया उसको क्या बोलेंगे, ये सब इसको बोलेंगे सेकेंडरी की। एक होता है कैंडिडेट की। अगर बाय द वे कभी एक टेबल में, ठीक है, 2 जगह प्राइमरी की आ जाए, जिससे रोल नंबर यहाँ पर भी देखो यूनिक है और कोर्स आईडी, ठीक है, या कोर्स आईडी, यहाँ पे मैं फोन नंबर लिख देता हूँ, छोड़ो फोन नंबर, कोर्स आईडी छोड़ दो। ठीक है, अब ये सब का फोन नंबर भी यूनिक होगा। तो ये मेरा जो पहला वाला जो था, ये रोल नंबर पहला वाला, इसको बोलेंगे प्राइमरी की, और जो सेकेंड में है फोन नंबर जो यूनिक है, इसको बोलेंगे कैंडिडेट की। कैंडिडेट की किसको बोलेंगे, अगर जो मेरा यूनिक हो तो पहला वाला जो होगा उसको प्राइमरी की बोलेंगे, और जो सेकेंड नंबर पे आएगा जैसे फोन नंबर, तो इसको बोलेंगे कैंडिडेट की। अब फॉरेन की किसको बोलते हैं, फॉरेन की अगर मेरा 2 टेबल है, जैसे एक टेबल पे मैंने ये लिख लिया नेम, रोल नंबर, एड्रेस, ईमेल, कोर्स आईडी, फोन नंबर, अब एक और मैंने टेबल बनाया जिसमें लिखा है कि कोर्स आईडी और उसका पेमेंट कितना हुआ है। जैसे बाय द वे मेरा कोर्स आईडी था 123 का पेमेंट, तो ये कोर्स आईडी और ये कोर्स आईडी क्या है, आपस में सिमिलर है, एक दूसरे को लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, तो ये दोनों क्या है, ये फॉरेन की है। मतलब वैसा कोई भी रिकॉर्ड जो 2 टेबल को आपस में जोड़ता है उसको फॉरेन की बोलते हैं। तो प्राइमरी की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की और फॉरेन की, ये 4 तरह का की होता है। 2 पॉइंट और बच रहा है। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यू। व्यू को हम लोग वर्चुअल टेबल भी कहते हैं, व्यू को हम लोग डेटाबेस में वर्चुअल टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले मैं समझा देता हूँ। बाय द वे कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, एचआर का पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। उस कंपनी में एडमिन डिपार्टमेंट, एडमिन का पूरा डिटेल लिखा हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसका पूरा डिटेल लिखा हुआ, या मान लो कि फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर देता हूँ। ये हो गया फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी डिपार्टमेंट। अब एक फिजिक्स का टीचर है, ठीक है, मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे पास ये पूरा डेटाबेस का एक्सेस है। एक फिजिक्स का टीचर है, वो बोलेगा मुझे फिजिक्स का पूरा डेटा चाहिए, देखना है। तो अगर मैं उसको ये पूरा डेटाबेस दे दूं तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका डेटा देख लेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ वो बस फिजिक्स का देखे। तो मैं क्या करूंगा कि एक व्यू बना के दूंगा। आप गौर से सुनना ये वर्ड, एक व्यू बना के दूंगा। तो व्यू क्या है, एक वर्चुअल टेबल है। व्यू क्या है, एक वर्चुअल,
ठीक है, एक वर्चुअल टेबल है, मतलब अपने आप से टेबल बना लेगा जो सिर्फ फिजिक्स का डेटा यहाँ से निकाल के, ये व्यू क्या करेगा कि मैं व्यू दूंगा फिजिक्स के लिए, तो यहाँ का फिजिक्स का डेटा निकाल के अपने आप एक टेबल बना लेगा, यहाँ पर फिजिक्स का रहेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये मतलब वर्चुअल है, मतलब ये एक परमानेंट टेबल नहीं है, वो वर्चुअल है। वर्चुअल को हिंदी में बोलते हैं आभासी, मतलब वो खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए वो व्यू मतलब मैं उसको व्यू का एक्सेस दिया, अब वो व्यू क्या करेगा कि फिजिक्स का पूरा डेटा निकाल के एक टेबल बना देगा, और इस ये व्यू के थ्रू फिजिक्स का टीचर ये सिर्फ फिजिक्स का डेटा देख सकता है। ठीक है, तो इसी को व्यू बोलते हैं। व्यू क्या है, एक वर्चुअल टेबल, ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब वहां से निकालता है और एक टेबल बना लेता है, खुद का टेबल बना लेता है। तो ये टेबल कैसा होता है, वर्चुअल टेबल होता है, ओरिजिनल टेबल नहीं होता है, यहाँ से डेटा निकाल के टेबल बना लिया। ठीक है, अब व्यू और टेबल में अंतर क्या, व्यू जो होता है वर्चुअल होता है, टेबल में ओरिजिनल होता है, इसमें ओरिजिनल डाटा वाटा सब कुछ होता है, ये वर्चुअल होता है, निकालता है। टेबल में जो डेटा वो स्टोर करके रखते हैं, और व्यू में क्या होता है कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट मतलब यहाँ से डेटा निकाला और यहाँ पर एक वर्चुअल टेबल बना दिया। व्यू आप देख लिए उसको, फिर वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो व्यू होता है एक तरह का वर्चुअल टेबल जो कोई डेटा निकाल के अब एक टेबल बना लेता है खुद का। ठीक है, तो ये होता है मेरा व्यू। इसके बाद एक और मेरा लास्ट टॉपिक है मेटा डेटा। चलो नेक्स्ट है मेरा मेटा डेटा। ठीक है, मेटा डेटा। अब ये मेटा डेटा क्या होता है, अब देखो, बाय द वे आप लैपटॉप में कभी भी ले जाओ, एक पिक्चर है आपको, ठीक है, वहां पर आप कर्सर जैसे ऐसे लेके जाओगे, आप अपना कर्सर ऐसे लेके जाओगे, तो वहां पर क्या करेगा, यहाँ पर एक बॉक्स ऐसे खुलेगा। ठीक है, और इसका डिटेल बता देगा कि ये जेपीजी फाइल है कि पीएनजी फाइल है। ठीक है, इसका साइज कितना है, इसका फॉर्मेट कौन सा है, कौन सा ड्राइव में है, तो ये पूरा उस डेटा का पूरा डिटेल बता देता है। तो जो भी डेटा का पूरा डिटेल बताता है उसी को बोलते हैं मेटा डेटा। ठीक है, ये क्या है, डेटा अबाउट डेटा, मतलब डेटा का ही डेटा बताएगा, डेटा ऑफ डेटा। ठीक है, ये डेटा का साइज बता देगा, फॉर्मेट बता देगा किस फॉर्मेट में है, MP3 फॉर्मेट है, MP4 फॉर्मेट है, गाना है कि वीडियो है, सब वो डिटेल बता देगा, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता देगा। अब डेटा की स्थिति मेटा डेटा द्वारा प्रभावित किया जाता है, मतलब कि डेटा का स्थिति क्या है, मतलब उसका साइज कितना है, वो किस तरह का फॉर्मेट में है, वर्ड में है कि डॉक्यूमेंट में है, किस फॉर्मेट में है, PDF में है, वो पूरा डिटेल बता देगा मेटा डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर होता है सॉर्टिंग। आप कंप्यूटर में कभी भी जाते हो, राइट क्लिक करते हो और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सॉर्ट का, ये सॉर्ट को क्लिक करते हो तो सॉर्ट में आपको ऑप्शन दे देगा साइज के अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करना है। ठीक है, ये ऐसे दे देगा। अगर आप साइज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करोगे तो क्या करेगा, बाय द वे आपके पास 10 पिक्चर है, तो जो सबसे बड़ा पिक्चर है वो सबसे ऊपर कर देगा, उससे छोटा उसके ऊपर कर देगा, उससे छोटा उसके ऊपर, उससे छोटा, ऐसे करके वो सॉर्ट कर देता है। सॉर्ट मतलब डेटा को अरेंज करता है लॉजिकल सीक्वेंस में, या तो बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा, इसी को हम लोग सॉर्टिंग बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, ये चैप्टर आज फिनिश हो गया। तो हम लोग अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 की ओर।